तो अभी आज जो सेशन स्टार्ट होगा वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। अभी इसका जो वेटेज है वो है 4 to 5 मार्क्स का। अब देखो इसमें जो सेट का जो पार्ट है ये शायद से आप सभी को टेंथ में हुआ था, नाइन्थ या टेंथ में स्कूल लेवल में, उसके बाद 11th एंड 12th में भी हुआ था। तो अभी इसका जो सेट का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें जो मेन पार्ट है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन का। ठीक है, तो उसी पे हम ज़्यादा फोकस देंगे। सेट का हम शॉर्ट में ले लेंगे। अभी सेट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लो सेट की क्या है। Set is a collection of well-defined objects. Set is denoted by capital letters and its objects are denoted by small letters enclosed in curly brackets separated by commas. Set की डेफिनेशन में क्या लिखा है, सेट का मीनिंग क्या है, सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। देखो जब भी हम सेट की बात करते हैं, ठीक है, सेट का मीनिंग क्या बोला है, कलेक्शन। बट कौन सी टाइप का कलेक्शन, जो वेल डिफाइंड होगा। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स है अगर वो ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है तो उसी कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, सेट बोलूंगा। अभी वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, सपोज आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। देखो अभी हम मैथ्स में, अभी जो लेसन है ये अपना मैथ्स का है, तो मैथ्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सिर्फ एक तो नंबर्स हो सकते हैं या आपके लेटर्स हो सकते हैं या कोई सिंबल्स। ठीक है, ये आपके मैथ्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अभी वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग देख लो। सपोज आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर आपके पास कुछ डिजिट्स का कलेक्शन है। उसके बाद और एक कलेक्शन है 5 7 10 12 17। अब मेरे पास ये दो नंबर से कलेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट इसमें 1 3 5 7 9 और दूसरा है 5 7 10 12 एंड 17। मुझे बताओ कि दोनों में से कलेक्शन किसे बोलूंगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसे बोलूंगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। अगर आप फर्स्ट पे चेक करोगे तो यहाँ जो नंबर्स है, ये नंबर्स में एक फिक्स पैटर्न है। मतलब जो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं 1 3 5 7 9, ये सभी नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, 5 7 10 12 17, इसे हम डिफाइन कर सकते हैं क्या। अगर किसी भी कलेक्शन को अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, किसी कलेक्शन को अगर आप डिफाइन कर सकते हो, ये क्या है, इसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इस कलेक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, कलेक्शन ऑफ कौन से नंबर से, ये ऑड नंबर्स लेस देन 10। बट इस सेट को, जो सेकंड सेट है, उसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ क्या, उसे मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स में कुछ पैटर्न, फिक्स पैटर्न ही नहीं है। क्लियर है। तो अगर किसी कलेक्शन को आप डिफाइन कर सकते तो वो सेट है, अगर किसी कलेक्शन को नहीं कर सकते तो वो सेट नहीं। ये सिंपल सी डिफिनेशन है। तो अब ये कलेक्शन है, उसे मैं किसी भी कैपिटल लेटर से डिफाइन डिनोट कर सकता हूँ। समझ में आ गया सभी को। तो ये ऑब्जेक्ट्स हो गए और उसको हमने सेपरेट किससे किया, कॉमा से। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। उसके बाद जो सेट है, वो सेट रिप्रेजेंट करने के दो ऑप्शन है आपके पास। सेट के दो टाइप्स हैं या दो मेथड्स बोल सकते हो। फर्स्ट जो मेथड है वो रोस्टर मेथड है एंड जो सेकंड मेथड है वो है सेट बिल्डर मेथड। अभी जो मैंने यहाँ सेट जो लिखा है, यहाँ जो हमने सेट डिफाइन किया है, ये कौन सा है, इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि जो भी आपका सेट है, अभी इतना तो फिक्स है ना कि सेट के एलिमेंट्स को कहाँ लिखना है, हमें करली ब्रैकेट्स में। अब करली ब्रैकेट्स में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अगर आप पूरे एलिमेंट्स को वहां पर लिस्ट आउट कर रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, मैंने सभी एलिमेंट्स लिख दिए, तो ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म। बट इसी को अगर मैंने डिफाइन किया मेरी लैंग्वेज में तो वो होगा उसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको क्या करना पड़ता है कि जो भी एलिमेंट्स है सेट के अंदर के, उसे डिफाइन करना पड़ता है। उसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखो। तो देख लो, यहाँ जो आपका सेट है 1 2 3 4 5 6, उसे अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसे लिखना कैसे देख लो। पहले क्या करूंगा मैं, एक्स एक एलिमेंट है, वैल्यू चेंज हो रही है, जब भी वैल्यू चेंज होगी उसके लिए मैं वेरिएबल यूज करूंगा। तो वेरिएबल कौन सा लिया, एक्स। अब इस वेरिएबल को डिफाइन करो। इस वेरिएबल को डिफाइन कैसे करेंगे हम, उसके लिए आपको नंबर चेक करने पड़ेंगे। नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से। तो अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होगा तो वो उसे मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ। उसका एंड कहाँ पर हो रहा है, 6 पे। मतलब जो मैंने नंबर एक्स लिया था वो एक्स एक्चुअल में कौन सा है, नेचुरल नंबर है, और उसका एंड होगा 6 पे। तो लेस देन और इक्वल टू 6, खत्म। तो ये हो गई उसकी, ये कौन सा हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। एंड दिस वन रोस्टर फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को।
तो ये क्लियर है आपका। उसके और लगा तो एग्जांपल ले लेंगे हम। रोस्टर फॉर्म का मीनिंग क्या है, सभी एलिमेंट्स को लिखना है सेट बिल्डर अपने ब्रैकेट्स में और उसको सेपरेट करना है कॉमा से। और सेट बिल्डर का मीनिंग क्या है कि जो भी यहाँ पर सेट होगा एलिमेंट्स के फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर मीन्स आपकी डेफिनेशन में। तो वो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देख लो, सपोज ए इक्वल टू लिखा है मैंने 2 4 6 8 10। अब ये कौन सा फॉर्म है, ये है रोस्टर फॉर्म। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, ए इक्वल टू, देखो ये सभी नंबर्स 2 के मल्टीपल के। जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो पहले तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लो। एक वेरिएबल ले लिया मैंने। अब ये वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10। ये 5 नंबर्स है, ये सभी नंबर्स 2 के मल्टीपल के, मतलब ये इवन नंबर्स है। तो आगे का जो पार्ट होगा एक्स सच दैट, आगे का जो पार्ट है वो डेफिनेशन का है। तो अभी तुम्हें, आपके पास ऑप्शन है कि एक्स को डिफाइन कैसे करना है। आप एक्स को आपके लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो या उसे मैथमेटिकल फॉर्म में उसे डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x is a natural number less than 11 less than 11। और मैं यहाँ लिख सकता हूँ a इक्वल टू एक्स सच दैट, अभी मैं और एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ से y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इक्वल टू 2y लिख रहा हूँ और y इज लेस देन 5, y इज लेस और इक्वल टू 5। देखो ये है आपकी लैंग्वेज में डेफिनेशन और ये सेकंड जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में। दोनों में से कोई भी लिखे तो चलता, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन देख के आपको समझ में आएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अभी देख लो यहाँ पर क्या दिया है, मैंने यहाँ पर डिफाइन कैसे किया है, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वाई क्या है, एक नेचुरल नंबर है और एक्स इक्वल टू 2y ले रहा हूँ, मतलब y की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और y कहाँ तक होगा, सिर्फ 5 तक होगा। मतलब जब y इक्वल टू 1 लिखूंगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज 2, आ गया मेरा फर्स्ट नंबर। जब मैं y इक्वल टू 2 लिखूंगा x इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 इज वॉट 4, आ गया सेकंड नंबर। क्लियर है। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जहां पर पॉसिबल नहीं वहां पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिखेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल देखो, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड x इक्वल टू -1/n, खत्म। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये जो फॉर्म है ये कौन सा है, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, ए इक्वल टू, देखो अब इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन अच्छे से देखनी होगी। इसकी डेफिनेशन में क्या दिया है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब n कंपल्सरी स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। उसके बाद n की सेकंड वैल्यू 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और x फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। x क्या दिया है, x मीन्स वॉट, -1/n है। जब मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो -1 का पावर 1 आएगा, मतलब -1। जब मैं n इक्वल टू 2 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर इज 1। n इक्वल टू 3 रखा, -1 का क्यूब -1, पावर 4 दिया तो 1। मतलब अगर मैं यहाँ पर पूरे वैल्यूज भी अगर यूज कर लूँ तो x की जो वैल्यू है वो -1 एंड 1 के अलावा कुछ आ सकती है क्या, नहीं। यहाँ पर इसलिए क्या आएगा, a इक्वल टू, ये दो ही नंबर्स, एक है -1 एंड सेकेंड है 1। क्लियर है, समझ में आ गया। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है, समझा। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। अभी देखो सेट के अराउंड 10 से 12 टाइप्स हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है वो है नल सेट, जिसे हम एम्प्टी बोल सकते हैं या उसी को आप वॉइड सेट बोल सकते हो। ठीक है, तो नाम ही नल या एम्प्टी। एम्प्टी का मीनिंग क्या है, जिसमें कुछ भी नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो अभी डेफिनेशन देख लो क्या दी है, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट, और उसे हम डिनोट करते हैं फाइ से। उसे डिनोट किससे करना है, फाइ से। मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिखा है a इक्वल टू सिर्फ फाइ, उसको ब्रैकेट में मत लिखो, ए इक्वल टू सिर्फ फाइ लिखा है, मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट है। या आपने ए इक्वल टू सिर्फ दो ब्रैकेट्स लिखे जिसमें कुछ भी नहीं है,
वो भी एम्प्टी सेट होगा। बट अगर ए इक्वल टू आपने फाइव लिखा और उसके अंदर, सॉरी पहले ब्रैकेट्स लिखे उसके अंदर फाइव लिखा, तो ये नॉन एम्प्टी सेट है। क्लियर है? एक तो पूरे ब्रैकेट्स खाली खाली चाहिए या इक्वल टू सिर्फ फाइव चाहिए, तभी वो एम्प्टी सेट होगा। या देख लो, x such that x belongs to natural number and x is less than 1। अब ये पॉसिबल है क्या रे? x में क्या बोल रहा हूँ, नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 से छोटी चाहिए, तो ये पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई नंबर है जो लेस देन 1 है नेचुरल होके? नहीं। तो a इक्वल टू क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। अभी नाम ही है सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट का मीनिंग क्या है? अगर किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। देखो, ए इक्वल टू मैंने सिर्फ एक ही नंबर लिखा है 1। बी इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है, ये भी सिंगलटन है, इसे हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। हाँ, ये भी सिंगलटन है। सी इक्वल टू 2010, ये एक ही नंबर है। डी इक्वल टू एबीसी, ये भी सिंगल ऑब्जेक्ट है। जब तक मैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमा नहीं लेता ना, तो वहां तब तक वहां पर एक ही ऑब्जेक्ट होता है। बट यहाँ पर चेक करो, मैंने ई इक्वल टू ए बी सी लिखा है बट बीच में कॉमा दिया है, तो जब कॉमा आएगा तो सिंगलटन सेट नहीं होगा। क्लियर है? तो किसी भी सेट में अगर कॉमा नजर आ गया, मतलब वहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, इतना याद रख लो। नेक्स्ट है फाइनाइट। नाम ही फाइनाइट सेट है, तो किसे फाइनाइट बोलते हैं? अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स का एंड पता है, या किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर आप काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, मुझे पता है कि यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 50, तो यहाँ पर भी एक्स का एंड कहाँ पर हो रहा है? 50 पे, तो ये भी फाइनाइट सेट है। तो किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर काउंटेबल है, ये जिसका एंड पता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। देन नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। अभी नाम ही इनफाइनाइट है, तो ये फाइनाइट के एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या है? इनफाइनाइट। जनरली जो इनफाइनाइट सेट होता है ना, वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं हम। इसके लिए क्या चाहिए? कंपलसरी सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैंने सिर्फ डिफाइन किया कि एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब जब मैंने एक्स डिफाइन कर रहा हूँ नेचुरल नंबर है, तो एक्स का एंड पता है क्या मुझे? क्योंकि नेचुरल नंबर का एंड पता नहीं हमें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अभी एक्स अगर मैंने डिफाइन कर रहा हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो एक्स का जो इंटीजर का स्टार्ट है और इंटीजर का एंड है हमें पता नहीं है, तो जिसका स्टार्ट एंड एंड पता नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। अभी इक्विवेलेंट सेट्स के लिए आपको दो सेट रहने चाहिए। जब आपके पास दो सेट्स होंगे, तभी आप चेक कर सकते हो कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। इक्विवेलेंट का मीनिंग सिंपल सा है, देखो, अगर आपके पास कोई भी दो सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, भले ही वो सेट सेम रहो या डिफरेंट रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ए के अंदर 4 एलिमेंट्स है और बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर ए एंड बी क्या हो गया? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के लिए कंडीशन ही क्या है? कि दोनों के अंदर के एलिमेंट्स क्या चाहिए? दोनों के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम चाहिए। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट है, उसके बाद है इक्वल सेट्स। जैसे इक्विवेलेंट में दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम चाहिए, तो इक्वल में क्या चाहिए? दोनों भी सेट्स से इक्वल चाहिए। अगर कोई भी दो सेट्स इक्वल है, तभी मैं उसे क्या बोल सकता हूँ? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, वही सेम एलिमेंट्स कहाँ चाहिए? बी में। ऑर्डर सेम नहीं रहा तो भी चलता, बट एलिमेंट सेम चाहिए, तभी वो दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। क्लियर है आपका? तो इक्वल के लिए क्या चाहिए? दोनों भी सेट के एलिमेंट्स सेम चाहिए। द नेक्स्ट है सबसेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसेट हम किसे बोलते हैं? सबसेट के लिए भी दो सेट कंपलसरी है। सबसेट जो ऑपरेशन है, मतलब सबसेट जो है, वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। अभी
कोई भी दो सेट्स है ए एंड बी, तो मैं ए सेट को बी का सबसेट कब बोल सकता हूं? अगर मुझे बोलना है ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का सिंबल है। ए सबसेट ऑफ बी का मीनिंग होता है कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है। और अगर मैंने लिखा कि बी सबसेट ऑफ ए, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि बी के सभी एलिमेंट्स ए में है। क्लियर है? तो डेफिनेशन देख लो क्या दिया है। Set A is called subset of set B if every element of set A is an element of set B. अगर A B का सबसेट हो गया तो B क्या होगा उस केस में? सुपर सेट होगा। और A इज सबसेट। अगर A B का सबसेट है तो B क्या है? सुपर सेट ऑफ A। नोट में देख लो, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट है वो हर एक का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो सेट है वो खुद का ही सबसेट होता है। A set containing n elements have 2 raised to n number of subsets. अगर किसी सेट में n number of elements है तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 raised to n। अब ये एग्जांपल देख लो, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सपोज मैंने सेट A इक्वल टू लिखा है 1 2 3 एंड सेट B इज 1 2 3 4। अब यहाँ चेक करो कि A के सभी एलिमेंट्स B में है या B के सभी एलिमेंट्स A में है? A के सभी एलिमेंट्स B में है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? A इज सबसेट ऑफ B, और B क्या होगा उस केस में? सुपर सेट होगा। क्लियर है? अगर दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या सेम एलिमेंट्स हैं एंड सेट B इक्वल टू सेम 1 2 3, तो देख लो A के सभी एलिमेंट्स B में है, B के सभी एलिमेंट्स A में है, तो यहाँ पर A सबसेट ऑफ B होगा और B सबसेट ऑफ A होगा। ये पॉसिबल कब है? जब दोनों भी सेट्स इक्वल है। ठीक है? अब अगर मैं कोई भी एक सेट ले रहा हूं A और जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अब मुझे ये जानना है कि अगर कोई सेट ए दिया है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे। अपने पास तो फॉर्मूला है सेट का, सबसेट का। अगर आपके पास n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2 रेज टू n। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट्स है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 3। तो मेरे सबसेट कितने होंगे? 2 रेज टू 3 इज व्हाट? 8। अब वो 8 सबसेट कौन से हैं? अब ये 8 सबसेट के लिए आपको सबसे पहले ये नोट में चेक करना है। हमने पहले क्या बोला था? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब इस 8 में एक सबसेट कौन सा है कंपलसरी? एम्प्टी सेट। आगे क्या दिया है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो सेट है ये खुद का ही सबसेट होता है। अब इसके अलावा ये दो सबसेट के अलावा और कौन से सबसेट है? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे सबसेट फॉर्म करेंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। अब ये सेट इसका सबसेट होगा क्या? सबसेट के लिए कंडीशन क्या है कि सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में चाहिए। सेट के इस सेट के अंदर का एलिमेंट इसमें है, मतलब ये सबसेट हो गया। सेट कंटेनिंग एलिमेंट 2, उसके बाद एलिमेंट 3, इसके बाद एलिमेंट 1 2, उसके बाद एलिमेंट 2 3, एलिमेंट्स 1 3 एंड लास्ट में 1 2 3। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट फॉर्म हो गए। अपना भी आंसर क्या था? 8 था। तो ये जो सभी सेट है ये किसके सबसेट है? इस सेट ए के सबसेट है। क्लियर है? अगर आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, तो इसके सबसेट कौन से होंगे? फर्स्ट सबसेट कौन सा होगा? एम्प्टी सेट। उसके बाद सेट कंटेनिंग एलिमेंट 4, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 5 और सेट इटसेल्फ। क्लियर है? ये समझ में आ गया ना? द नेक्स्ट, उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक का डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला, सबसेट का फॉर्मूला था 2 रेज टू n और इसका फॉर्मूला 2 रेज टू n माइनस 1। बट दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या देख लो। अभी यहां पर भी दो सेट्स चाहिए ए एंड बी, बट इसकी डेफिनेशन पहले देख लो आप क्या है।
let A and B are any two sets. Set A is called proper subset of set B if every element of set B is an element of set A. Sorry, every element of set A is an element of set B, but there exists at least one element in B which is not in A. Definition अच्छे से देख लो क्या बोला है. Every element of set A is an element of set B, but there exists at least one element in set B which is not in set A. मतलब A के सभी एलिमेंट्स B में चाहिए, बट B के सभी एलिमेंट्स A में नहीं चाहिए. मतलब B में थोड़े ज्यादा नंबर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सेट A इक्वल टू है 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू 1 2 3 4. अब A B का सबसेट है या सॉरी A B का प्रॉपर सबसेट है या B A का प्रॉपर सबसेट है. यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B. क्यों? क्योंकि A के सभी नंबर्स B में है बट B के सभी नंबर A में है क्या? नहीं. अगर ऐसा है तो ही प्रॉपर सबसेट बन सकता है, अदरवाइज सिर्फ सबसेट बनेगा. सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ क्या डिफरेंस है? अगर दोनों सेट्स इक्वल है तो वहां सबसेट फॉर्म हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट कभी फॉर्म नहीं हो सकते. क्लियर है? तो अगर कोई भी दो सेट्स अगर इक्वल है तो वो कभी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते. अभी प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2n-1. अभी 2n-1 ये -1 क्यों आया देख लो. जब भी हम कोई सेट लिखते हैं, सेट A इक्वल टू 1 2 3, मुझे ये बताओ कि इसके सबसेट कौन से. सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद ऐसे सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जैसे 1 2, उसके बाद 3, देन सेट कंटेनिंग टू एलिमेंट्स 1 2 2 3 एंड 1 3, और लास्ट में सेट इटसेल्फ मतलब 1 2 एंड 3. तो अब देख लो इसमें से कौन से प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं. एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट बन सकता है, 1 वाला प्रॉपर सबसेट 2 3 1 2 2 3 1 3. बट ये जो सेट है 1 2 3 ये प्रॉपर सबसेट बोल सकता हो क्या इसका? नहीं. क्यों? क्योंकि दोनों भी इक्वल है. तो अगर मैंने इसको निकाल दिया तो टोटल कितने सेट बनेंगे? 7. तो जो 7 है उसे मैं 2⁻³ - 1 लिख सकता हूँ. 7 को हम 2⁻³ - 1 लिख सकते हैं. तो फॉर्मूला भी अपना यही है 2n-1. तो जो ये 1 कैंसिल हो रहा है वो सेट ये वाला कैंसिल हो रहा है. क्लियर है? एंड जो लास्ट है, नेक्स्ट जो लास्ट डेफिनेशन है वो है यूनिवर्सल सेट की. अब यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है? देखो, द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू और एक्स और एस. जैसे दो तीन सेट दिए, जैसे सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4, उसके बाद सेट बी इक्वल टू दिया है 2 3 5 7, उसके बाद सेट सी दिया है 2 5 7 9 10, और एक सेट डिफाइन किया है मैंने इसमें से किसी वेरिएबल का यूज करके, सेट u इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10. तो u क्या हो गया उसमें, इस केस में यूनिवर्सल, क्योंकि सेट a b एंड c के एलिमेंट्स किसके अंदर है? u के अंदर है. क्लियर है? तो सेट a b c आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट u. तो बाकी जितने भी सेट है वो सेट्स हैं वो क्या है? यूनिवर्सल सेट के सबसेट है. क्लियर है? इसमें और एक बाकी अपना कार्डिनल नंबर. तो यहां पर थोड़ी जगह है. कार्डिनल नंबर. अभी कार्डिनल नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट. कार्डिनल नंबर का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट. जैसे सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5. तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 5, और उसे हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से. तो एन ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखूंगा? 5. तो एन ऑफ ए का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. क्लियर है? इसमें कोनो प्रॉब्लम? इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ऑपरेशंस. अभी इसके बाद का जो पार्ट है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स. ठीक है? अभी जैसे मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड कभी कभी डिवीजन, तो वैसे ही सेट में भी ऑपरेशन है. तो सेट्स में हमारे पास कौन से ऑपरेशंस हैं, मतलब सेट्स में कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. सेट्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, बट ये तीनों भी ऑपरेशंस पॉसिबल है. ठीक है? तो उसका फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो है एडिशन, या आप उसे यूनियन बोल सकते हो.
तो देखो अभी जैसे एडिशन करने के लिए मुझे 2 नंबर चाहिए, मतलब किसी भी जब भी मुझे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए। तो वैसे ही जो यूनियन ऑपरेशन है उसके लिए भी हमें 2 सेट चाहिए। तो अभी यहाँ देख लो इसका मीनिंग क्या है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी और बोथ। जैसे हम एडिशन में क्या करते हैं कि दो नंबर्स को जैसे ऐड करते हैं, 5 एंड 7 को ऐड किया तो 5 में 7 मर्ज होगा और एडिशन क्या आएगी उसकी 12। तो जैसे यहाँ पर मर्जिंग हुई वैसे सेम मर्जिंग टू सेट्स में होगी और इसे हम डिनोट करते हैं यूनियन से, यू से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू दिया है 4 5 6। तो ये दो सेट्स को ऐड करना है, मतलब दो सेट्स का यूनियन करना है। तो उसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ए यूनियन बी। ठीक है, और इसकी एडिशन क्या है कि जैसे हम मर्ज नंबर्स को मर्ज करते हैं वैसे यहाँ पर सेट्स को मर्ज करना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो दो सेट्स की एडिशन हो गई। ठीक है, बट अगर सेट्स कुछ अलग है, जैसे सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 5 6। अगर किसी दो सेट्स में कुछ कॉमन पार्ट है तो उस केस में हम ऐड करते समय देख लो क्या करना है। जब भी यहाँ पर एडिशन करनी है तो ए यूनियन बी क्या आएगा यहाँ पे। अभी ए यूनियन बी का मीनिंग होगा कि ए के सभी एलिमेंट्स प्लस बी के सभी एलिमेंट्स। तो ए के सभी एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 4 और बी के सभी एलिमेंट्स 1 2 5 6। बट 1 2 ऑलरेडी आ चुका है। जब भी हम एलिमेंट्स लिखते हैं सेट में तो उसे रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 2 ऑलरेडी आ चुका है तो कौन बाकी है 5 एंड 6। तो यहाँ पर आएगा 5 6। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। क्लियर है ये आपका, समझ में आ गया सभी को। ठीक है, तो दो सेट्स के एडिशन का मीनिंग क्या है, दो सेट्स का यूनियन का मीनिंग क्या है, दोनों सेट्स को मर्ज करना है। अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो उस एलिमेंट्स को एज इट इज रखो। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ए को ए के साथ ऐड किया तो एडिशन क्या आएगी रे, ए ही आएगी। जैसे सेट ए है 1 2 3, इसी को मुझे इसके साथ ही ऐड करना है तो आंसर हमेशा वही आएगा। बट अगर मैंने सेट ए को ऐड किया है यूनिवर्सल सेट के साथ तो उसकी एडिशन क्या आएगी, यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ जो यू है लगा तो उसके लिए मैं अलग वेरिएबल ले लेता एस। तो ए यूनियन एस क्या आएगा, एस, वेर एस इज व्हाट, ये है यूनिवर्सल सेट। जब भी हम यूनिवर्सल सेट को किसी भी सेट के साथ ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्लियर है, तो ये ऑपरेशन हो गया आपका यूनियन का। देन नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। तो अभी नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अभी इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन। अभी हमें क्या चाहिए, दो सेट्स का कॉमन पार्ट चाहिए। तो जब भी आप दो सेट्स का कॉमन पार्ट लोगे इसका मीनिंग क्या है कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वहां पे, इंटरसेक्शन। अभी देखो उसे हम डिनोट करते हैं इन्वर्टेड यू के साथ। उसे डिनोट किससे करते हैं हम, इन्वर्टेड यू से। ठीक है, सपोज कोई भी दो सेट्स है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 5 6। तो यहाँ पर मुझे दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन मीन्स व्हाट, कॉमन पार्ट। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, जो दो सेट्स में कॉमन है, कॉमन कौन सा है 1 2। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा ये, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो। सो सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू दिया है 4 5 6। तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ए में 1 2 3 और बी में 4 5 6 है। अब यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट है क्या, नहीं है। अगर कॉमन पार्ट नहीं होगा तो उस केस में आंसर एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो अगर कॉमन है तो जो कॉमन पार्ट है वो लिख दो, अगर नहीं है तो सिर्फ एम्प्टी आएगा। सपोज कोई सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड सेट बी इक्वल टू दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देख लो ये जो इंटीजर्स है और यह नेचुरल नंबर, दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट होगा। इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन पार्ट कहाँ से आएगा,
1 से आगे का पार्ट कॉमन होगा। अगर आपको 1 से आगे का पार्ट कॉमन लेना है, मतलब एक्चुअल में कॉमन पार्ट कौन सा है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया ये। देन नेक्स्ट है डिफरेंस। जैसे हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस का मीनिंग क्या है, जैसे सब्ट्रैक्शन होता है वैसे यहाँ पर है, बट यहाँ थोड़ा अलग होगा। इसकी डेफिनेशन देख लो क्या दी है, A and B are any two sets. The difference A minus B is the set of all the elements of A which are not in set B. जब भी आप डिफरेंस लेते हो A माइनस बी, तो A माइनस बी करना मीन्स क्या है, A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है, मतलब अनकॉमन पार्ट ऑफ A, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अनकॉमन पार्ट ऑफ A। फॉर एग्जाम्पल सेट A इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 एंड सेट B इक्वल टू दिया है 1 2 5 6। अगर मुझे डिफरेंस लेना है A माइनस बी, तो आपने A माइनस बी की डेफिनेशन क्या लिखी है, देखो A माइनस बी की डेफिनेशन क्या लिखी है, एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन सेट B। ए के कौन से एलिमेंट सेट बी में नहीं है, 1 है 2 है, बट 3 एंड 4 वहां पे है क्या, नहीं है, तो आंसर में क्या आएगा 3,4 मीन्स अनकॉमन पार्ट ऑफ ए। जब आप ए माइनस बी करते हो तो आपको किसका अनकॉमन पार्ट लेना है, ए का अनकॉमन पार्ट। बट अगर मैंने बी माइनस ए किया तो आंसर सेम आएगा क्या, नहीं। जब आप बी माइनस ए करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, अनकॉमन पार्ट ऑफ बी होगा। तो यहां पर आपको क्या चेक करना है कि बी के अंदर के कौन से एलिमेंट्स ए में नहीं है, 5 एंड 6, तो आंसर आएगा 5,6। क्लियर है। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं कि जो भी फर्स्ट वाला सेट है तो उसका अनकॉमन पार्ट लेते हैं। अगर मैंने और एक सेट दिया है C इक्वल टू 1 2 3 7, तो A माइनस C क्या आएगा, A माइनस C का मीनिंग क्या है, A के ऐसे एलिमेंट जो C में नहीं है, मतलब अनकॉमन पार्ट ऑफ A, तो 1 C में है, 2 C में है, 3 C में है, बट 4 है क्या, नहीं, तो आंसर में क्या आएगा यहाँ पे 4। क्लियर है, समझ में आ गया। डिफरेंस के बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब यहां जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है इंटरसेक्शन के। अभी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्शन में हमने क्या किया था, दोनों सेट का कॉमन पार्ट लिया था, बट सिमेट्रिक डिफरेंस में आपको क्या करना है, दोनों सेट का अनकॉमन पार्ट लेना है। देख लो यहां पे डेफिनेशन देख लो, symmetric difference of two sets A and B is a set of uncommon elements of both sets A and B। अगर आप दोनों सेट्स के अनकॉमन पार्ट ले रहे हो तो उस सेट को मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर कॉमन ले रहे हो तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन। उसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। सिमेट्रिक डिफरेंस को सिंबल क्या है, डेल्टा। सपोज सेट ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 एंड सेट बी है 1 2 5 6। तो अगर मुझे ए डेल्टा बी चाहिए, ए डेल्टा बी का मीनिंग, ए डेल्टा बी का मीनिंग क्या है, अनकॉमन पार्ट ऑफ बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी के अनकॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 4 5 6, तो आंसर आएगा 3 4 5 6। क्लियर है, ये समझ में आ गया सभी को। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, दोनों सेट का कॉमन पार्ट, तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, 1 2। समझ में आ गया। और अगर मैं दोनों सेट को ज्वाइन करूं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एंड ए डेल्टा बी को ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा रे, अगर मैंने दोनों सेट का यूनियन लिया तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। इसे मैं ए यूनियन बी बोल सकता हूँ क्या, इसे मैं ए यूनियन बी बोल सकता हूँ। तो ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला हो सकता है। अब देखो, अगर मैंने ए माइनस बी फाइंड किया तो मुझे ये बताओ कि ए माइनस बी क्या था, ए माइनस बी का मीनिंग क्या है, अनकॉमन पार्ट ऑफ ए का अनकॉमन पार्ट कौन सा है, 3,4 है। उसके बाद मैंने बी माइनस ए फाइंड किया, तो बी माइनस ए का मीनिंग क्या होगा, अनकॉमन पार्ट ऑफ बी क्या है, बी का अनकॉमन पार्ट
5,6 है। अब अगर मैंने दोनों का यूनियन लिया, दोनों का यूनियन लेना मतलब दोनों सेट को ऐड करना या मर्ज करना, तो a माइनस बी को मर्ज करो b माइनस ए के साथ, तो क्या मिलेगा 3 4 5 6। दोनों सेट का यूनियन क्या आ रहा है 3 4 5 6। बट ये 3 4 5 6 मुझे ये बताओ ये एक्चुअल में क्या है, a डेल्टा b है। तो a डेल्टा b का मीनिंग क्या होता है a माइनस बी एंड b माइनस ए का यूनियन, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए में भी क्या होते हैं अनकॉमन एलिमेंट्स ही होते हैं। समझा? अब लास्ट वाला ऑपरेशन जिस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, सब लोग ध्यान दो, ये थोड़ा अलग पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट या इसे इन्वर्टेड बोल सकते हो। तो अभी देखो इसकी डेफिनेशन पहले देख लो क्या दिया है। लेट U be universal set and set A is a subset of set U, then the complement of set A is defined as, देखो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम डिनोट करते हैं A डैश से, या उसे हम बोलते हैं A रेस टू C। ठीक है, और उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो A में नहीं है। कौन से एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है, वो किसके अंदर होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में। और वहां पर क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज सेट U इक्वल टू दिया है, U के अंदर 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और सेट A इक्वल टू दिया है 1 3 एंड 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना मतलब ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करना जो ए में नहीं है बट यू में है। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स नहीं है, ए के अंदर यू के अंदर का 2 नहीं है और 5 नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 2 5। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स ऑफ ए नॉट इन, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ यू नॉट इन ए। ठीक है, तो यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, बट अगर आप ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड करोगे ना तो उससे जो सेट फॉर्म होगा क्या है 1 2 3 4 5, उससे क्या मिलेगा आपको यूनिवर्सल सेट U। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हम ए कॉम्प्लीमेंट को ऐड करते हैं ए के साथ तो उसका आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। और कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है बट यू में है। समझ में आ गया, जो ए के अंदर नहीं होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा, खत्म। कोनो बताइए समझ में। तो नेक्स्ट पार्ट है वेन डायग्राम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अभी वेन डायग्राम का मीनिंग क्या है, वेन डायग्राम का मीनिंग होता है कि जो भी आपका सेट है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इट्स कॉल्ड वेन डायग्राम। इन अ वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय व्हाट, रेक्टेंगल, एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। देखो अभी जो वेन डायग्राम है जैसा आपको स्कूल में था वैसे ही यहाँ पर है। वेन डायग्राम के लिए भी तीन टाइप के सेट, दो टाइप के सेट चाहिए। कौन से, एक यूनिवर्सल और दूसरे उसके सबसेट्स। आपको जो सिलेबस में वेन डायग्राम है वो 2 सेट्स एंड 3 सेट्स की है। ठीक है, तो अभी देखो यूनिवर्सल सेट को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, रेक्टेंगल से, और उसके सबसेट को किससे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल से। तो अभी हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल और कुछ 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेंटर में ले लेता मैं। ठीक है, रेक्टेंगल आ गया मतलब यहां पर यूनिवर्सल सेट आ गया। उसके बाद थोड़ा नीचे गए यार, इसका एक प्रॉब्लम ही है। ठीक है, ये एक सर्कल है और सर्कल ड्रॉ करना सबसे मुश्किल है यार। ठीक है, ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए। 2 सर्कल ड्रॉ किए मतलब 2 सबसेट आ गए। तो अभी एक सबसेट को हम ए देंगे और दूसरे को बी, और ये यूनिवर्सल सेट है उसे यू बोल दो। ठीक है, तो अब देख लो जब हमने यहाँ पर वेन डायग्राम यहाँ पर फॉर्म की है, ये ड्रॉ करने के बाद टोटल कितने पार्ट्स फॉर्म हो गए पहले ये चेक करो। ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, बट ये 2 सर्कल से कितने पार्ट्स फॉर्म हो गए, 1
2 एंड 3। उसके बाद एक आउटर रीजन है, मतलब ये टू सेट के वेन डायग्राम में टोटल कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। एक आउटर पार्ट और सर्कल के अंदर के 3 पार्ट्स। यहां तक क्लियर है सबका। अब देख लो, ये जो पूरा सर्कल है, ये सर्कल कौन सा है, सेट ए का सर्कल है, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल है पूरा, ये सर्कल है सेट बी का। जब हमने दोनों को मिक्स किया तो उससे क्या मिलने वाला है मुझे, उससे ए यूनियन बी मिलेगा। मतलब अगर मैंने दोनों को भी ऐड किया ना, तो उससे क्या मिल रहा है हमें, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स दोनों सर्कल्स की एडिशन, तो उससे आप बोल सकते हो ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद अब यहां जो ये बीच का जो पार्ट है ये कॉमन है, लगा तो इसको अपन थोड़ा हाईलाइट करेंगे किसी दूसरे कलर से। तो ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, तो इस कॉमन पार्ट को हम, अब यहाँ जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट के लिए सेट में मुझे ये बताओ कि कुछ है क्या प्रोविजन। कॉमन पार्ट हम किसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट को। तो यहाँ दो सेट का कॉमन है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, ए, सॉरी, कॉमन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो यहाँ दो सेट का इंटरसेक्शन, उसे हम डिनोट किससे करेंगे, ए इन्वर्टेड यू बी से। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद यहां पर एक पार्ट है, देखो ये जो ऐसा पार्ट है जो सिर्फ ए का है बट बी के साथ कॉमन नहीं है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, अनकॉमन पार्ट ऑफ ए। ये जो पार्ट है ये क्या है, अनकॉमन पार्ट ऑफ ए। तो अनकॉमन पार्ट के लिए मुझे क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, डिफरेंस। तो ये सिर्फ ए का अनकॉमन पार्ट है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, तो ये पार्ट क्या हो गया, अनकॉमन पार्ट ऑफ ए। तो उसे हम डिनोट करते हैं एक तो ए माइनस बी से, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से, और इसे आप बोल सकते हो ओनली ए, या ए अलोन। चारों में से कुछ भी पार्ट आ गया किसी भी प्रॉब्लम में, तो उसका मीनिंग क्या है, सिर्फ ए का अनकॉमन पार्ट है। क्लियर है। देन अब जो राइट साइड में यहां पर बी का अनकॉमन पार्ट है, तो बी के अनकॉमन पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, दिस पार्ट इज बी माइनस ए, और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और ओनली बी, और बी अलोन। क्लियर है। एंड लास्ट में जो है ये वाला पार्ट, अब ये ना ए का पार्ट है ना बी का है, बट दोनों के बाहर वाला है, बट ये यू के अंदर का है। अब देखो ये जो पार्ट है आउटर रीजन, ये दोनों सर्कल के बाहर का है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया ये, क्लियर है। सेंटर का पार्ट कॉमन है इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सर्कल के एडिशन ए यूनियन बी। अनकॉमन पार्ट ऑफ ए इज ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ओनली ए और ए अलोन। अनकॉमन पार्ट ऑफ बी इज बी माइनस ए और बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और ओनली बी और बी अलोन। और लिखो सब जगह। क्लियर है ये। इसके बाद अभी कुछ फॉर्मूलेज है, तो ये फॉर्मूलेज लिख लो थोड़े, क्योंकि वेन डायग्राम पे जो क्वेश्चन है उसके लिए फॉर्मूलेज कंपलसरी चाहिए। आप हर क्वेश्चन वेन डायग्राम से फाइंड नहीं कर, मतलब सॉल्व नहीं कर सकते। अभी आपके सामने एक फॉर्मूले की लिस्ट है पूरी। इसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है एन ऑफ ए यूनियन बी का। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, ये आपको स्कूल लेवल में भी था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। जब ए एंड बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट का मीनिंग है कि दोनों सेट्स में कोई भी पार्ट
मतलब कुछ पार्ट कॉमन होगा। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट साइड में लिया और इसको राइट साइड में लिया, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला मिल जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है एन ऑफ ए माइनस बी का। देखो अभी मैंने एन ऑफ ए माइनस बी या ए माइनस बी वेन डायग्राम में बता दिया था कि आप ए माइनस बी को और क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। तो एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी हम क्या लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो जो वेन डायग्राम थी, ये वाला पार्ट क्या था आपका, ए माइनस बी का था, ठीक है। आपने क्या किया, अगर हमने ए में से कॉमन पार्ट को निकाल दिया, ए में से ये वाला पार्ट अगर निकाल दिया मैंने, तो मुझे ए माइनस बी मिलेगा ना। तो मुझे क्या करना होगा, ए में से कॉमन पार्ट को निकालना है। कॉमन पार्ट को निकालना है मीन्स ए इंटरसेक्शन बी को निकालना है। क्लियर है। वैसे सेम फॉर्मूला है बी माइनस ए का। बी माइनस ए को आप क्या लिख सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या उसे आप क्या बोल सकते हो, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। उसके बाद है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। देखो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सबट्रैक्ट करना जिसका कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट पूछा बी का, तो एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से किसे सबट्रैक्ट करूंगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बी को। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करना होगा मुझे, वही फॉर्मूला, यूनिवर्सल सेट में से किसे सबट्रैक्ट करना होगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का। क्लियर है। नीचे फॉर्मूला है वैसे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है, एन ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल सेट में से किसे सबट्रैक्ट करना है हमें, जिसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट किसका है, ए यूनियन बी का। या इसी कॉम्प्लीमेंट को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट को इस सेट पे अप्लाई किया तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का भी होगा, बट ये जो ऑपरेशन है ये उल्टा हो जाएगा, यू की जगह इंटरसेक्शन आएगा। ये क्लियर है तुम्हारा। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, अभी फॉर्मूला हुआ है आपके सामने। फिर से कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैंने अप्लाई किया तो ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इंटरसेक्शन का क्या होगा, इंटरसेक्शन कन्वर्ट होगा यूनियन में। एंड लास्ट में जो ऑपरेशन है वो तीन सेट का है, ए यूनियन बी यूनियन सी। जब भी आपके सामने तीन सेट्स होंगे और तीनों को तुम्हें ऐड करना है, मतलब उसका यूनियन करना है, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस दो सेट्स के इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में तीनों सेट का एडिशन, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है। ये पूरे कंसेप्ट आपके और क्लियर हो जाएंगे जब अपने क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद है, अब यहां से जो पार्ट होगा वो थोड़ा अलग है और अच्छा खासा दिमाग वाला है। अभी तक का जितना भी पार्ट था वो सिर्फ सेट का था, अब आगे का है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। तो इसके लिए अच्छे से दिमाग मतलब ध्यान रखो। सबसे पहले देखो अपने कौन से ऑपरेशंस हो गए, सेट की एडिशन हो गई मतलब यूनियन, सेट का सब्ट्रैक्शन हो गया डिफरेंस, सेट का कॉमन पार्ट हुआ इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है। तो अभी हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन अभी शुरू कर रहे हैं। अब देखो जैसे मल्टीप्लिकेशन में 5 × 4 यहाँ 20 होगा, बट यहाँ पर नंबर्स नहीं आएंगे, यहाँ पर सेट का मल्टीप्लिकेशन है। तो सेट का मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग वे से होता है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, set of all ordered pairs a comma b such that
ए बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल जो है वो बिलोंग्स टू का है, इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी। देखो, अगर आपको दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, मीन्स ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो ए एंड बी के मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ए कॉमा बी के पेयर्स आएंगे, मतलब उसके आंसर में हमेशा पेयर्स ही होंगे। पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होगा सेट ए के बिलोंग, और पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी के बिलोंग होगा। फॉर एग्जांपल, सेट ए इक्वल टू 1 2 है एंड सेट बी इक्वल टू 3 4 है। मुझे दोनों सेट्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना मतलब उसका उसका जो जो भी आंसर आएगा वो पेयर के फॉर्म में होगा। पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के बिलोंग होगा, पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी के बिलोंग होगा। ठीक है, अब जैसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बट आपको सिर्फ क्या करना है, बताना है कि 1 3 के साथ होगा, 1 4 के साथ होगा, 2 3 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा। मतलब यहाँ पर पेयर्स कौन से फॉर्म होंगे, फर्स्ट पेयर होगा 1 3 का, सेकेंड पेयर होगा 1 4 का, थर्ड पेयर आएगा 2 3 का, एंड फोर्थ पेयर होगा 2 4 का। ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। समझ में आ गया ये सभी को, क्लियर है? तो जो रिलेशन का जो पार्ट है वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिपेंड है। क्लियर है ना? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब आंसर पेयर में आएगा, आपको सिर्फ क्या करना है कि पेयर्स फॉर्म करना है। पेयर्स फॉर्म करते समय ध्यान रखना है फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का, सेकंड एलिमेंट सेट बी का, अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो तो। बट अगर आपको बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट सेट बी का, सेकंड एलिमेंट सेट ए का। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा। बी क्रॉस ए में फर्स्ट नंबर मुझे बी से लेना है, तो 3 1 ये फर्स्ट पेयर, 3 2 सेकेंड पेयर, 4 1 फर्स्ट पेयर एंड 4 2 सेकेंड पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये कभी भी सेम नहीं होते। ठीक है, द नेक्स्ट है रिलेशंस। इसके बाद है रिलेशंस। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा खासा हार्ड भी जाता है बच्चों को, पूरा ध्यान यहाँ पर रखो। अभी देखो रिलेशंस, मुझे बताओ कि रिलेशन फॉर्म करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है? 2 ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ऑपरेशंस के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत थी, वैसे ही यहाँ पर रिलेशन फॉर्म करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। अब रिलेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या पहले देख लो। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। खत्म। ये डेफिनेशन देख के समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में रिलेशन क्या है। जैसे देखो डे टू डे लाइफ में आपको जैसे रिलेशंस होते हैं वैसे यहाँ पर भी रिलेशंस आएंगे। रिलेशंस आपको डे टू डे लाइफ के आ सकते हैं या कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन आ सकता है। अब मैथ्स में रिलेशंस कौन से होते हैं? लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल या ग्रेटर दैन और इक्वल, उसके बाद इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं मैथ्स के। बट इसमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको कितने ऑब्जेक्ट, कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लो, पहले हम इस डेफिनेशन का यूज कर लेंगे। अगर आप ए क्रॉस बी से कोई भी पेयर्स ले रहे हो तो वो क्या होगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा। और उसे हम लिखते कैसे, आर फ्रॉम, ये सिंबल है फ्रॉम का, ए टू बी। रीड कैसे करना है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम। अभी देखो, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू है 1 4। तो मुझे ये बताओ कि ए क्रॉस बी में कौन से पेयर्स आएंगे? ए क्रॉस बी में क्या होगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी में कौन से पेयर्स आएंगे? करो फटाफट, 1 1, उसके बाद 1 4, उसके बाद 2 1 2 4 3 1 एंड 3 4। ये 6 पेयर्स आ गए ए क्रॉस बी में। अब
मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर बोल रहा हूं कि रिलेशन जो भी होगा ए टू बी होगा। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मीनिंग क्या है कि रिलेशन के अंदर जो भी पेयर्स आएंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होगा, और जो रिलेशन है वो है इज लेस देन। रिलेशन मैंने क्या डिफाइन किया है, इज लेस देन। तो मुझे ये बताओ कि इज लेस देन ये रिलेशन यूज कैसे करना है। देखो, दो दो ऑब्जेक्ट्स में मैंने कौन सा रिलेशन बना दिया, इज लेस देन। तो आपको क्या करना है, इस इज लेस देन को इस पेयर के बीच में रखना है। जो भी पेयर ये सेटिस्फाई करेगा वो पेयर इस रिलेशन आर में आ जाएगा। तो देख लो, फर्स्ट जो पेयर है 1,1 का है, तो 1 इज लेस देन 1 होता है क्या, नहीं। 1 इज लेस देन 4 है, यस, तो फर्स्ट पेयर आएगा 1,4। 2 इज लेस देन 1, नहीं। 2 इज लेस देन 4, यस, तो 2,4। 3 इज लेस देन 1, नहीं। 3 लेस देन 4 है। तो आप चेक करो कि इस सेट के अंदर जो भी पेयर्स है ये सभी में ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है क्या, 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 4 एंड 3 इज लेस देन 4। तो यहां पर जो पेयर्स आए ये पेयर्स कहां से आए, ए क्रॉस बी से। तो यहां पर रिलेशन आर जो है वो सबसेट है क्या, ए क्रॉस बी का, यस। समझ में आ गया, ये क्लियर है तुम्हारा, ठीक है ना। सपोज मैंने रिलेशन फॉर्म किया, मेरा रिलेशन आर है, इज इक्वल टू। तो रिलेशन आर में मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा पेयर आएगा, ऐसा पेयर होगा जिसमें दोनों एलिमेंट्स इक्वल है। तो 1 इज इक्वल टू 1 होता है क्या, यस। पर बाकी कोई भी पेयर ऐसा है जिसके दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, नहीं। तो इस रिलेशन आर में क्या आएगा, सिर्फ 1,1। समझा ये, क्लियर है। तुम्हें किसी भी टाइप का रिलेशन आ सकता है। देन नेक्स्ट, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। देखो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। सपोज कोई भी एक रिलेशन आर दिया है और दो सेट्स हैं, 1,2 सेट बी है, 2, 3, 4, ठीक है। और मैंने बोला है कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मीनिंग क्या है, रिलेशन आर में जो भी पेयर्स आएंगे वो सेट ए के होंगे, सॉरी जो भी पेयर्स होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का, सेकंड एलिमेंट सेट बी का। अब मैंने रिलेशन बनाया, रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं मैं, इज ग्रेटर दैन, नहीं यहां पर फॉर्म नहीं होता इज ग्रेटर दैन। इज ग्रेटर दैन के लिए हमें एक नंबर थोड़े बदलने पड़ेंगे, 1,5 करता मैं, ठीक है। और रिलेशन मैंने कौन सा फॉर्म किया, इज ग्रेटर दैन। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी में क्या आएगा, फटाफट 1,2, 1,3, 1,4, उसके बाद 5,2, 5,3 एंड 5,4। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि रिलेशन आर में कौन से पेयर्स आएंगे। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा रे, क्योंकि इसमें सभी के सभी एलिमेंट्स आ गए ना, थोड़ा चेंज करेंगे बच्चों। यहां पर लेंगे 6, हाँ, 1,6, 1,3, 1,4, 5,6, 5,3 एंड 5,4। अब रिलेशन आर में बताओ, इज ग्रेटर देन, 1 इज ग्रेटर देन 6 नहीं होता, 1 इज ग्रेटर देन 3 नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 4 नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 6 नहीं, बट 5 इज ग्रेटर देन 3, यस। तो फर्स्ट पेयर है 5,3 का, उसके बाद 5 इज ग्रेटर देन 4, यस। क्लियर है। अब ये हमने क्यों किया भाई, एक्चुअल में पॉइंट तो है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, और हम क्या कर रहे हैं अभी, रिलेशन के साथ खेलते बैठ रहे हैं ना। देखो जो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ये हमें रिलेशन का ही फाइंड करना पड़ता है। जब भी मैं बोलता हूं डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो डोमेन का मीनिंग ये होता है कि रिलेशन आर में जो भी पेयर्स है या जितने भी पेयर्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन का होगा। इस रिलेशन आर में मुझे बताओ
कि जितने भी पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं, एक ही एलिमेंट है फाइव, तो फाइव इज डोमेन ऑफ आर। उसके बाद रेंज, जब भी मैं रेंज ऑफ आर का मीनिंग बोलता हूं तो रेंज मतलब पेयर के सेकंड एलिमेंट, किसके पेयर के, रिलेशन आर में जो भी पेयर है उसके सेकंड एलिमेंट का जो सेट होगा वो रेंज का होगा। तो सेकंड एलिमेंट कौन से है पेयर के, 3 एंड 4। एंड लास्ट है कोडोमेन। कोडोमेन का मीनिंग होता है सेट बी या सेकंड सेट। क्या है वो, 6 3 एंड 4। क्लियर है। डोमेन मतलब पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, रेंज मतलब पेयर के सेकंड एलिमेंट, और कोडोमेन मींस हमेशा सेकंड सेट होता है, इसे आउटपुट सेट बोल सकते हो आप। क्लियर है। तो रेंज के अंदर के सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के होते हैं। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है, ये समझा तुमको। इसके बाद है रिलेशन के टाइप्स। अब देखो आपको कौन से सिलेबस में टाइप्स है रिलेशन के। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इक्विवेलेंस एंड इनवर्स रिलेशन। तो अभी इसका जो फर्स्ट टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो सबसे पहले कौन से रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। कोई भी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब उसमें ऐसे पेयर्स है जिसके दोनों एलिमेंट सेम है। कंडीशन क्या है, ए में जितने एलिमेंट्स है उसके सभी एलिमेंट्स के लिए पेयर वहां पर प्रेजेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी सेट ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और एक रिलेशन आर इक्वल टू आर दिया है, 1 1 2 2 3 3 और 1 3। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या, देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, the relation R is said to be reflexive if A, A belongs to R for all A belongs to A। ये सिंबल है फॉर ऑल का, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए वहां पर सेम एलिमेंट्स का अगर पेयर होगा तो ही वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। आपको ऐसी पेयर देखने जिसके दोनों एलिमेंट सेम है क्या, इसको मैं चेक नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इसकी एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो अभी यहाँ पर मुझे तीन कितने पेयर्स मिले, तीन, और ए के अंदर एलिमेंट्स भी कितने हैं, तीन। तो वन का ये पेयर्स, टू का पेयर और थ्री का। तो ए में जितने एलिमेंट्स है उस हर एक का पेयर वहां प्रेजेंट है क्या, है, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। खत्म। सेट बी इक्वल टू दिया है, सेट बुलाए ना तो यहाँ पर पेयर्स नहीं आएंगे। सेट बी इज ए बी सी, और रिलेशन आर में दिया है ए बी बी ए सी एंड सी ए। तो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है क्या, देखो सबसे पहले चेक करो कि बी में कितने एलिमेंट्स हैं। बी में तीन एलिमेंट्स हैं, कौन से, ए बी एंड सी। ए का पेयर प्रेजेंट है, बी का पेयर प्रेजेंट है, बट सी का पेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो अगर एक भी पेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा सेम एलिमेंट्स का, तो वहां पर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सी कॉमा सी का पेयर नहीं है। क्लियर है, समझा ये। देन नेक्स्ट है सिमेट्रिक। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पार्ट है, मतलब सेकेंड जो टाइप है वो है सिमेट्रिक। अभी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, फर्स्ट स्टेप, मतलब जो फर्स्ट लाइन है वो तो कंपलसरी रहेगी, लेट आर बी द रिलेशन defined on set A। The relation R is said to be symmetric if
A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R. अगर किसी रिलेशन में A comma B का पेयर है तो उसी रिलेशन में उसको ऑपोजिट पेयर चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. फॉर एग्जाम्पल सेट A इक्वल टू 1 2 3 है और रिलेशन R दिया है 1 comma 1 2 comma 1 1 comma 2 2 3 एंड 3 2. देखो रिफ्लेक्सिव में हमें सेम एलिमेंट्स के पेयर चाहिए, बट सिमेट्रिक में हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के पेयर चाहिए. ऐसे ही पेयर ढूंढो जिसके दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है. सेम वाला यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है. अब डिफरेंट वाला कौन सा है, 2 कॉमा 1. 2 कॉमा 1 का ऑपोजिट क्या था, 1 2 है. 2 1 का 1 2 1 2 का 2 1. उसके बाद 2 3 का 3 2 3 2 का 2 3. मतलब यहाँ पर जो भी पेयर्स है जिसके एलिमेंट्स डिफरेंट है उसके ऑपोजिट पेयर्स भी है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक. क्लियर है. डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑपोजिट पेयर कंपलसरी रहने चाहिए. अगर एक का भी नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा. जैसे R इक्वल टू दिया है 1 2 है 2 1 है और सिर्फ 1 3 दिया है. 1 2 का ऑपोजिट 2 1 है बट 1 3 का ऑपोजिट 3 1 है क्या, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा. क्लियर है तुम्हारा. द नेक्स्ट वन सिमेट्रिक के बाद है ट्रांजिटिव. अब ये थोड़ा हटके है तो ध्यान दो अच्छे से. ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव हम किसे बोलते हैं, देखो किसी भी रिलेशन R में अगर ए बी और बी सी का पेयर है तो उसी रिलेशन R में हमें ए कॉमा सी का पेयर चाहिए, तभी वो रिलेशन R क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा. देखो ए बी एंड बी सी दोनों मैच हो रहे क्या, ए बी बी सी, तो वहां क्या चाहिए हमें, ए सी चाहिए. क्लियर है. अगर 1 2 है 2 3 है तो वहां पर क्या होना, हमें 1 3 होना, तभी वो ट्रांजिटिव होगा. मतलब आपको क्या करने होंगे, यहाँ पर पेयर्स को मैच करना होगा. अगर पेयर्स मैच हो गए तो उसका रिजल्टेंट पेयर भी वहां पर चाहिए, तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव. बट अगर पेयर्स ही मैच नहीं हो रहे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब वो ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है. देखो अभी फॉर एग्जाम्पल सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 एंड रिलेशन आर इक्वल टू दिया है 1 2 2 3 1 3, उसके बाद 3 4 एंड 2 4. अब मुझे बताओ कि रिलेशन आर ये ट्रांजिटिव है या नहीं है. ट्रांजिटिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एलिमेंट देखने जिसके, सबसे पहले ऐसे पेयर देखो जिसके एलिमेंट डिफरेंट है. तो फर्स्ट अभी यहाँ सभी एलिमेंट्स डिफरेंट है. 1 2 किसके साथ मैच होता, 1 2 ऐसे पेयर के साथ मैच होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा, तो 1 2 2 3 के साथ मैच होगा और 1 2 2 4 के साथ भी मैच होगा. अगर 1 2 2 3 मैच हो गया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 3. 1 2 2 4 मैच हो गया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 4. तो 1 2 2 3 मैच हो गया, रिजल्टेंट पेयर 1 3 है. 1 2 2 4 मैच हो गया बट रिजल्टेंट पेयर 1 4 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. ट्रांजिटिव के लिए क्या कंपलसरी कंडीशन क्या है, पेयर्स मैच होने के बाद उसका रिजल्टेंट पेयर भी वहां पर उसी रिलेशन आर में चाहिए. क्लियर है. सपोज इसकी जगह कुछ मैंने ऐसा दिया 1 2 है 2 3 है 3 4 है 2 4 है 1 4 है और 1 3 है. अब देखो इसको मैच करके 1 2 किसके साथ मैच होगा, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ मैच हुआ तो 1 3 चाहिए, 1 3 है. यहां मैच हुआ तो 1 4 चाहिए, 1 4 है. अब 1 2 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई. अब आएगी 2 3. 2 3 किसके साथ मैच होगा, 2 3 ऐसे पेयर के साथ मैच होगा जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है. 2 3 3 4 क्या आना चाहिए, 2 4. 2 4 प्रेजेंट है. अब 2 3 और किसी के साथ मैच होगा नहीं. 3 4 किसी के साथ मैच होता है क्या, देख लो. देखो अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपको ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है. 3 4 किसके साथ मैच होगा, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 होगा.
4 वाला है क्या कोई फर्स्ट एलिमेंट? नहीं। 2 4 किसी के साथ मैच? नहीं। उसके बाद 1 4 किसी के साथ मैच? 1 4 किसी के साथ मैच नहीं। बट 1 3 किसी के साथ मैच होगा क्या? 1 3 किसके साथ मैच होगा? जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है। तो है यहां पर ऐसा एलिमेंट, ऐसा पेयर 1 3 3 4, क्या आना चाहिए? 1 4। तो देख लो, आपने जितने भी पेयर्स को मैच किया ना, मैच करने के बाद उसके रिजल्टेंट पेयर्स, उसके जो रिजल्टेंट पेयर्स हैं, वो सभी रिजल्टेंट पेयर्स उसी रिलेशन आर में है क्या? 2 4 है, 1 4 है, 1 3 है, 1 4 है, तो सभी पेयर्स है। तो इसका मीनिंग क्या है कि रिलेशन आर यहां पर ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिट भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहां पर आपको क्या करना पड़ता है? सभी पेयर्स को मैच करना पड़ता है। समझ में आ गया सभी को? इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सबसे इजी है, नाम ही इक्विवेलेंस है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 और रिलेशन आर इक्वल टू दे रहा हूं मैं 1 1 2 2 3 3। 1 1 2 2 3 3 से क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1 2 2 1, ये क्या होगा? वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1 2 का 2 1, 2 1 का 1 2। और 1 2 2 1 अगर मैच हो गया, 1 2 एंड 2 1 मैच हो गया, तो मुझे क्या चाहिए? 1 1 है क्या इसमें? है। 2 1 एंड 1 2 मैच हो गए, तो मुझे क्या चाहिए? 2 2 है क्या इसमें? मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? इक्विवेलेंस मतलब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों भी टाइप का चाहिए। एंड लास्ट टाइप है इनवर्स रिलेशन का। तो अभी हम इनवर्स किसे बोलते हैं? ये बहुत ही इजी है। देखो, इनवर्स का मीनिंग क्या है? कोई भी रिलेशन आ रहे, उसका अगर मैंने उल्टा किया तो वो इनवर्स हो जाता है। मतलब अगर रिलेशन आर में ए कॉमा बी का है, तो उसके इनवर्स में क्या होता है? बी कॉमा ए का। फॉर एग्जाम्पल, रिलेशन आर इक्वल टू सपोज कुछ पेयर से 1 2 2 3 1 3 एंड 3 4। तो इसके इनवर्स में क्या आएगा? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। 1 2 का ऑपोजिट 2 1, 2 3 का ऑपोजिट 3 2, 1 3 का 3 1 एंड 3 4 का 4 3। ये क्लियर है तुम्हारा? समझ में आ गया सभी को? तो इनवर्स रिलेशन में क्या करना है? रिलेशन आर में जो भी पेयर्स है, उसके ऑपोजिट पेयर्स आर इनवर्स में लेना है। बट अगर आपका आर इक्विवेलेंस है, तो आर इनवर्स भी क्या होगा? सेम इक्विवेलेंस ही होगा। और आर में और आर इनवर्स में हमेशा सेम पेयर्स आएंगे। मतलब आर एंड आर इनवर्स दोनों भी इक्वल होंगे जब वो आर क्या होगा? आपका इक्विवेलेंस होगा। क्लियर है? तो अभी नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके बाद का जो पार्ट है वो है फंक्शंस। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे 1 या 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं हर साल। अब देखो, फंक्शन का मीनिंग क्या है? सबसे पहले इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लेंगे हम। द रिलेशन आर इज सेड टू बी फंक्शन इफ नो टू पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। कौन सा रिलेशन आर फंक्शन होता है? अगर किसी भी दो पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम नहीं है। मतलब सपोज एक रिलेशन आर है, इसमें कुछ पेयर्स हैं 1 2 2 3 एंड 3 4। तो ये फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा? कि यहाँ पर चेक करो, यहाँ टोटल जो 3 पेयर्स है, 3 में से किसी भी 2 पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या? नहीं। तो अगर हर एक पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अगर डिफरेंट हो गए, तो वो रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है। अब देखो, फंक्शन, मेरे ख्याल से आपको स्कूल लेवल में भी फंक्शंस थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे साइन, कॉस, टैन। अगर मैं आपको पूछूं कि साइन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो आप बता सकते हो कि साइन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। बट अगर मैंने साइन 30 की वैल्यू पूछी,
तो आप आंसर दे सकते हो sin 30 इज 1/2। तो फंक्शन क्या होता है, जब भी हम फंक्शन को कोई इनपुट वैल्यू देते हैं तो फंक्शन क्या करता है, आपको आउटपुट वैल्यू देता है। क्लियर है? तो फंक्शन के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक इनपुट वैल्यू और एक आउटपुट वैल्यू। तो जो भी हम फर्स्ट वैल्यू देते हैं उसे हम इनपुट बोलते हैं, और जो सेकंड वैल्यू आती है वो आउटपुट वैल्यू होती है। तो ये इनपुट और ये आउटपुट। तो हर पेयर के अंदर की इनपुट वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा। बट अगर इनपुट वैल्यूज अगर सेम आ रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं, वो सिर्फ रिलेशन होगा। जैसे r इक्वल टू 1 1 1 2 एंड 1 3। तो ये रिलेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेक करो, हर एक पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो 1 1 से जा रहा है, 1 से 2 भी जा रहा है, 1 से 3 भी जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो फंक्शन में क्या पॉसिबल है, 1 इनपुट 1 आउटपुट, मेनी इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। बट 1 इनपुट एंड मेनी आउटपुट्स ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ कहां पॉसिबल है, ये रिलेशन में पॉसिबल है। क्लियर है? समझ में आ गया फंक्शन क्या है? तो अगर किसी भी पेयर्स के, किसी भी दो पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो सिर्फ रिलेशन होगा। क्लियर है? देखो अभी आपको बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके बाद आगे पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट ही है, टेंशन नको लो। बट फंक्शन समझ में आ गया? फंक्शन के लिए वो क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट होंगे। बट अगर सेम रहे कोई भी तो सिर्फ रिलेशन रहेगा। क्लियर है? देन उसके बाद है प्री इमेजेस एंड इमेजेस। देखो अभी प्री इमेजेस एंड इमेजेस ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा बहुत मैच होता है डोमेन एंड रेंज के साथ। डोमेन का मीनिंग क्या था, पेयर की फर्स्ट एलिमेंट का सेट, एंड रेंज का मीनिंग था पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट। इसका मतलब है कि डोमेन एंड रेंज ये सेट है, बट उस सेट के अंदर के वैल्यूज अगर आपको चाहिए तो उसे हम बोलते हैं प्री इमेजेस एंड इमेजेस। उस सेट के अंदर के वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस एंड इमेजेस। तो डोमेन के अंदर जो वैल्यूज है, जैसे एक फंक्शन है, फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ से। ठीक है? तो जब भी मैं लिखूँ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी का मीनिंग होगा कि फंक्शन एफ जो है वो सेट ए के इनपुट वैल्यूज लेगा और आउटपुट वैल्यूज कौन से देगा, सेट बी के। इतना याद रखो, फंक्शन के लिए कंपलसरी क्या चाहिए, दो वैल्यू चाहिए। कौन से, इनपुट वैल्यू एंड आउटपुट वैल्यू। जब तक आप इनपुट वैल्यू नहीं दोगे तब तक फंक्शन आपको आउटपुट वैल्यू नहीं देगा। क्लियर है? जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा मैंने एक्स स्क्वायर, तो अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो आंसर मुझे 1 का स्क्वायर मिलेगा, x की जगह 2 रखा तो मुझे आंसर 2 का स्क्वायर मिलेगा। तो फंक्शन का बिहेवियर हर वैल्यू के ऊपर अलग अलग होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब प्री इमेजेस एंड इमेजेस क्या होता है, देखो एक फंक्शन है, इसके अंदर कुछ पेयर्स है 1,2 2,3 एंड 3,4। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन से है, 1 2 3। और रेंज क्या होगी, रेंज इज व्हाट, 2, 3, 4। इसकी रेंज आ गई। क्लियर है? तो डोमेन एंड रेंज का एक एक सेट बन गया, बट मुझे उस सेट के अंदर की कोई भी एक वैल्यू चाहिए, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, प्री इमेज एंड इमेज। तो डोमेन के अंदर के वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को हम बोलते हैं प्री इमेज, और रेंज के अंदर के सिंगल वैल्यू को हम बोलते हैं इमेज। क्लियर है? तो देखो अगर मुझे चेक करना है इमेज ऑफ 1, इमेज मतलब कहां से आएगा, इमेज आएगा रेंज से। डोमेन के अंदर के वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, प्री इमेजेस, और रेंज के अंदर के वैल्यूज को हम बोलते हैं इमेजेस। ठीक है? तो मुझे किसकी इमेज चाहिए, इमेज ऑफ 1। तो इमेज ऑफ 1 इज व्हाट, 1 की इमेज क्या है, 2 है, तो इमेज ऑफ 1 इज 2। इमेज ऑफ 2 इज व्हाट, 2 की इमेज क्या है, 3 है, और 3 की इमेज क्या है, 4 है। क्लियर है? तो 1 जो है, यहाँ पर जो पेयर की फर्स्ट वैल्यू है वो प्री इमेज होगी, और पेयर की सेकंड वैल्यू क्या होगी, इमेज। क्लियर है कंसेप्ट, समझ में आ गया? प्री इमेज मतलब पेयर की फर्स्ट वैल्यू, इमेज मतलब पेयर की सेकंड वैल्यू। इतना भी दिमाग में रखे तो अच्छा है। समझ में आ गया ना? तो अभी देखो कोई पेयर है 3,4, तो अगर इस 3,4 को मुझे पेयर इस इमेज एंड प्री इमेज के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा,
प्री इमेज ऑफ 4, 4 की प्री इमेज क्या है 3, और इमेज ऑफ 3 इज व्हाट 4। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इसके बाद है प्री इमेजेस हो गया, इमेजेस हो गया, देन अब इसके टाइप्स। अब फंक्शन के टाइप्स देख लो कौन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे पूरा मैथ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं तो यूज में आने वाला है। तो देख लो अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, आपको कौन से टाइप के फंक्शंस हैं। फर्स्ट है 1 to 1, ऑन टू, मेनी टू वन, इन टू, बाइजेक्टिव, आइडेंटिटी एंड कांस्टेंट। इनके लिए पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं। ये सभी फंक्शंस के लिए आपको इमेज एंड प्री इमेज का कंसेप्ट यूज करना है। कौन से, ये फर्स्ट 7 के लिए। और आगे जो है ये पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक, रैशनल, इवन एंड ऑड, कॉम्पोजिट, इनवर्स, इक्वल फंक्शंस एंड मॉड्यूलस। ठीक है, इसकी फंक्शन डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी। तो अभी हम वन बाय वन देखेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन है 1 to 1। नाम ही 1 to 1, मतलब वन डिफरेंट इनपुट के लिए वन डिफरेंट आउटपुट आएगा, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे 1 to 1। तो देखो अभी फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखी है। द फंक्शन f from a to b is said to be a 1 to 1 if different elements in a have different images in set b। फंक्शन फ्रॉम a to b मतलब फंक्शन f जो है वो इनपुट कौन से वैल्यूज ले रहा है, इनपुट वैल्यूज सेट a से ले रहा है, और इनपुट वैल्यूज को प्रोसेस करके उस कौन से आउटपुट दे रहा है, वो आउटपुट वैल्यूज जिससे कौन सा सेट फॉर्म हो रहा है, सेट बी। तो इनपुट वैल्यूज का सेट ए और आउटपुट वैल्यूज का सेट बी। तो देखो कौन सा फंक्शन 1 to 1 होगा, ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बी में भी डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए। मतलब सपोज सेट ए की और यहाँ सेट बी की वैल्यूज है 1 2 3 4, यहाँ है 5 6 7 8। वन इनपुट के लिए वैल्यू 5, 2 के लिए 6, 3 के लिए 7, 4 के लिए 8। तो ये फंक्शन क्या होगा 1 to 1। मतलब अगर आपका फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है 1,5, 2,6, 3,7 एंड 4,8। तो यहाँ चेक करो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए सेट बी में भी डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो ये सेट क्या हो गया, सॉरी ये फंक्शन क्या हो गया 1 to 1। बट अगर कोई एग्जांपल ऐसा है 1 2 3 और यहाँ 4, इनपुट 1 के लिए आउटपुट 4 ही आ रहा है, 2 भी 4 दे रहा है और 3 भी 4 ही दे रहा है, तो इससे जो सेट फॉर्म होगा, मतलब इससे जो फंक्शन फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 4 2 4 एंड 3 4। अब इस केस में ये 1 to 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए बी में भी डिफरेंट एलिमेंट्स है क्या, नहीं है। क्लियर है। तो ए में जितने नंबर से उतने ही बी में चाहिए, मतलब उतने लिंक्स बी में चाहिए, तभी वो फंक्शन क्या होगा 1 to 1। तो 1 to 1 अभी क्लियर है। 1 to 1 कब होगा, जब डिफरेंट इनपुट वैल्यूज के लिए डिफरेंट आउटपुट वैल्यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ऑन टू। देखो 1 to 1 के लिए आपको क्या करना है, सेट ए चेक करना है। सेट ए के डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेट बी में भी डिफरेंट वैल्यूज है, तो वो 1 to 1 होगा। बट ऑन टू के लिए आपको क्या करना होगा, सेट बी चेक करना होगा। अब देखो ऑन टू की डेफिनेशन क्या है। द फंक्शन f from a to b is said to be an onto function if every element of set b have at least one pre-image in set a। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन प्री इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज सेट ए और सेट बी है। अब ए में 4 एलिमेंट्स और बी में 3 है। अब 1 से 2 है, 2 से भी 2 है, 3 से 2 है, सॉरी 3 से 3 और ये 4 से 4 है। तो इससे पेयर्स मतलब फंक्शन कैसे फॉर्म होगा, 1 किसके लिंक में 2 के, 2 किसके लिंक में 2 के, उसके बाद 3 3 के लिंक में है और 4 4 के लिंक में। तो बी में जितने भी एलिमेंट्स है उस हर एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज है क्या है, तो ये फंक्शन क्या होगा ऑन टू होगा। बट फंक्शन ऑन टू कब नहीं होगा, देखो 1 2 3 4, 1
3 5 7, ठीक है। 1 1 से लिंक है, 2 1 से लिंक है, 3 5 से लिंक है और 4 7 से लिंक है। तो देख लो 1 की प्री इमेज कौन सी है, 1 की प्री इमेज 1 है, 1 की प्री इमेज 2 भी है, 5 की प्री इमेज 3 है और 7 की प्री इमेज 4 है। बट मुझे ये बताओ कि यहाँ जो बी के अंदर जो एलिमेंट है 3, उसकी कोई प्री इमेज है क्या? मतलब ये 3 जो है वो किसी के लिंक में है क्या, एक एलिमेंट में? नहीं है। तो ये फंक्शन इस केस में ऑन टू नहीं होगा। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्लियर है? तो ये ऑन टू एंड इनटू दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। हमेशा याद रखना, अगर फंक्शन कभी ऑन टू नहीं बना तो वो कंपलसरी क्या होगा, इनटू होगा। और इनटू कब होगा, जब बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। समझ में आ गया? बी के अंदर के सभी एलिमेंट्स लिंक में है तो ऑन टू, अगर कोई भी एक एलिमेंट लिंक में नहीं है तो वो इनटू। क्लियर है? वैसे ही फंक्शन अगर 1 to 1 है, फंक्शन 1 to 1 कब है, जब डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट क्या होंगे, इमेजेस होंगे। बट फंक्शन 1 to 1 कब नहीं होगा, जब यहाँ पर मोर देन वन एलिमेंट के लिए सेम इमेज है। तो अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो उसके इसमें फंक्शन क्या होता है, मेनी टू वन। देखो यहाँ पर सेम, यहाँ पर 1 2 एंड 3 के लिए सेम एलिमेंट है तो उसे हम बोलते हैं मेनी टू वन। तो फंक्शन जब भी 1 to 1 नहीं होता है तो वो मेनी टू वन होता है, और मेनी टू वन नहीं होता है तब वो 1 to 1 होता है। तो मेनी टू वन समझ में आ गया? मेनी टू वन क्या है, मेनी एलिमेंट्स के लिए, वन और मोर एलिमेंट्स के लिए अगर सेम एलिमेंट है तो वो मेनी टू वन। डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस है, 1 to 1। उसके बाद बी के हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट वन प्री इमेज है, ऑन टू। बट अगर एलिमेंट, अगर वहां पर एटलीस्ट वन प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू, खत्म। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो, इस पे क्वेश्चंस आ सकते तुम्हें। उसके बाद है बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव किसे बोलते हैं हम, कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा? अगर कोई भी फंक्शन 1 to 1 है और ऑन टू है तो उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अब चेक करो, 1 5 के लिंक में, 2 6 के, 3 7 के, 4 8 के, एक ही डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी में भी डिफरेंट वैल्यूज है तो ये बन गया 1 to 1। उसके बाद बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस हर एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज है। 5 की प्री इमेज 1, 6 की प्री इमेज 2, 7 की प्री इमेज 3 एंड 8 की प्री इमेज 4। तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू बी। तो अगर फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्लियर? उसके बाद है आइडेंटिटी। सबसे सिंपल सा है, फंक्शन आइडेंटिटी कब होता है, अगर इनपुट एंड आउटपुट वैल्यू अगर सेम है, जो इनपुट वैल्यू है वही अगर आउटपुट वैल्यू होगी तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। जनरली जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होते हैं उसे हम आइडेंटिटी बोलते हैं। मतलब आपने जो इनपुट दिया वही अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, जैसे मैंने इनपुट वैल्यू 1 दी, आउटपुट 1 है, इनपुट वैल्यू 5 है, आउटपुट भी 5 है, इनपुट वैल्यू 3 है, आउटपुट भी 3 है, तो ये फंक्शन क्या होगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्लियर है, जो इनपुट वैल्यू वही आउटपुट वैल्यू। देन नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट हम किसे बोलते हैं, नाम ही कांस्टेंट है, तो इनपुट वैल्यू कितने भी आने दो, अगर आउटपुट वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही तो उसे, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। फॉर एग्जाम्पल, देखो इनपुट वैल्यूज कितने, यहाँ पर 4 इनपुट वैल्यूज हैं, बट सभी के लिए आउटपुट वैल्यू क्या है, आउटपुट वैल्यू एक ही है जो चेंज नहीं हो रही है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो जितने भी कांस्टेंट फंक्शंस है, कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा मेनी टू वन होते हैं। मेनी इनपुट वैल्यूज के लिए 1 आउटपुट वैल्यू। क्लियर है? कांस्टेंट के बाद है पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन किसे बोलते हैं, कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x रेज टू n इक्वल टू 0, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं, आपकी क्वाड्रेटिक है, उसके बाद क्यूबिक जिसके साथ आप जनरली डील नहीं करते, तो ये सभी फंक्शंस पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का सिंपल सा लॉजिक देखो कैसे याद रखना है, अगर बेस में x है तो पॉलिनोमियल है। जैसे कुछ भी फंक्शन आने दो,
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0। तो अगर बेस में x आ गया तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल में बेस में x था, बट एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, पावर में x होता है। तो किसी भी फंक्शन के पावर में अगर x आया तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? तो किसी भी फंक्शन की पावर में x या x का फंक्शन आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। बेस कांस्टेंट, पावर में x आना चाहिए, बस खत्म। तो उस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये? उसके बाद है फिर से सेम पेज ओपन हुआ क्या? एक्सपोनेंशियल की बात का फंक्शन है रैशनल फंक्शन। नेशनल नहीं, रैशनल फंक्शन है। हाँ, देखो नाम ही है रैशनल। रैशनल फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में होता है। मतलब फंक्शन पी बाय क्यू की फॉर्म में है। और पी एंड क्यू यहाँ पर क्या होता है, पी एंड क्यू पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। तो उसी फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, ये रैशनल है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन देखो रैशनल फॉर्म में एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, और ये दोनों भी फंक्शंस x के फंक्शंस है, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शंस है। क्लियर है? बट यहाँ पर कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब x के जगह में -3 नहीं रख सकता। अगर मैं -3 रखूंगा तो नीचे जीरो आएगा। क्लियर है? द नेक्स्ट है इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से नया होगा सबके लिए। अभी इवन एंड ऑड किसे बोलते हैं? देखो इवन एंड ऑड के लिए आपको एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना पड़ता है। एफ ऑफ एक्स तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स ये दोनों भी इक्वल है तो फंक्शन इवन होगा। फंक्शन इवन कब होगा, जब दोनों भी इक्वल है। बट अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो फंक्शन क्या होगा उस केस में, ऑड। और अगर दोनों इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या होगा, इवन। मींस इवन या ऑड ये चेक करने के लिए आपको कंपलसरी कौन सा फंक्शन फाइंड करना होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इवन या ऑड है, तो क्या करना होगा, एक्स की जगह सिंपली माइनस एक्स पुट करना होगा। इवन या ऑड के लिए आपको एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स को रिप्लेस करना माइनस एक्स से। तो यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज वॉट, माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स है क्या, है। तो फंक्शन क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा इस केस में, एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्लियर है? तो इवन या ऑड के लिए आपको कंपलसरी क्या फाइंड करना पड़ेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। तभी आप चेक कर सकते हो कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। अभी ऑड फंक्शन देखो, सपोज आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, मुझे चेक करना है ये इवन या ऑड है, तो सिंपली क्या करूंगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूंगा। तो यह माइनस एक्स का क्यूब प्लस ऑफ माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का क्यूब क्या था, माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स। यहां से कुछ कॉमन आएगा, माइनस कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स। अब जब मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद जो फंक्शन फॉर्म हो रहा है, देखो माइनस कॉमन लेने के बाद जो फंक्शन फॉर्म हो रहा है वो एग्जैक्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स है ना। तो यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो जब भी एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। समझ में आ गया, ये क्लियर है आपका। उसके बाद है इक्वल फंक्शंस।
ये सबसे इजी पार्ट है। देखो नाम ही इक्वल है। अभी इक्वल फंक्शंस क्या होंगे? जब भी दो फंक्शंस इक्वल है तभी उसे मैं इक्वल फंक्शन बोलूंगा, बट सो दोनों भी सेम दिखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अभी कौन से फंक्शंस इक्वल होते हैं? इक्वल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए फॉर सेम डोमेन। डोमेन मतलब सेम इनपुट वैल्यूज के लिए सेम आउटपुट वैल्यूज, अगर सेम आउटपुट वैल्यू आ रही है तो उसी फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा? इक्वल फंक्शन बोलूंगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और जी ऑफ एक्स है x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर इसे एक्सपांड करूंगा तो मुझे सेम ही मिलेगा, बट फिलहाल जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो तो डिफरेंट है ना। क्लियर है? तो अब देखो, अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज वॉट? 4। और यहां पर जब x की जगह 1 रखा तो g ऑफ x भी क्या मिलेगा? 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर इज 4। तो सेम इनपुट वैल्यू के लिए अगर दोनों फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही है तो उसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्वल फंक्शंस बोलते हैं। क्लियर है? सेम इनपुट वैल्यू के लिए दोनों फंक्शन की आउटपुट वैल्यू सेम आनी चाहिए। द नेक्स्ट है मॉड्यूलस। द नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलस फंक्शन। इस मॉड्यूलस फंक्शन को हम और भी बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है? अभी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसकी फाइंड करते हैं? जब भी हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम उस वैल्यू को हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड्यूलस फंक्शन भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? किसी भी नंबर को अगर आपने ये दो वर्टिकल लाइंस में लिखा तो उसका मीनिंग क्या होती है कि आप उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर रहे हो, मतलब उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो मॉड का आने वाला आंसर जो भी होता वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो जैसे मैंने फाइंड किया सपोज एफ ऑफ -7, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 7। एफ ऑफ 7 भी क्या आएगा? मॉड ऑफ 7 भी क्या आएगा? 7। ठीक है? तो मॉड्यूलस फंक्शन में आप जो भी वैल्यू लिखते हो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। फिर वो नंबर पॉजिटिव रहो या निगेटिव रहो, आंसर हमेशा क्या आएगा इसका? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? द नेक्स्ट है, उसके बाद है कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब ये और इसके आगे का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और ये आगे आपको मतलब बहुत सारे लेसन में आने वाला है कॉम्पोजिट फंक्शन। तो इसको अच्छे से देख लो पहले। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या है? इस कॉम्पोजिट फंक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है? तो अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब वहां पर कितने फंक्शन की बात हो रही है? दो फंक्शन की बात हो रही है, तो वहां हमें दो फंक्शन तो चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन लिए, कौन से? फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एंड द फंक्शन जी फ्रॉम बी टू सी। देखो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी आप जो लिख रहे हो, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन एफ जो है वो सेट ए के इनपुट वैल्यूज लेगा और उससे कौन सा सेट फॉर्म करेगा? सेट बी। अब ये जो बी सेट है ये आउटपुट वैल्यूज का सेट है और जो ए है वो इनपुट वैल्यूज का सेट है। उसके बाद आपने क्या किया? एक और एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन जी, और वो फंक्शन क्या है? बी टू सी। अब जो बी है वो बी एफ का आउटपुट है, बट जी का क्या है? इनपुट है। और जी क्या दे रहा है आपको? सेट सी दे रहा है जो आउटपुट सेट होगा। अच्छे से समझ लो, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन बी जी फ्रॉम बी टू सी ए। तो अगर आपने ऐसा कोई फंक्शन फॉर्म किया जो सेट ए के वैल्यूज लेके डायरेक्ट सेट सी के वैल्यूज देगा तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन। और उसे हम डिनोट करते हैं जी ओ एफ से या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से, या आप उसे जी ओ एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो। जी ओ एफ और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो अभी देख लो, आपके जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या करते हैं? फंक्शन एफ ए की वैल्यूज लेके बी सेट सेट बी देगा, फंक्शन जी सेट बी की वैल्यूज लेके सेट सी देगा। बट अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन है जो ए से डायरेक्ट सी की वैल्यूज देता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। अब ये पता कैसे करना है, ये फाइंड कैसे करना? तो देखो अभी कोई भी दो फंक्शन दिए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स
इज x प्लस वन एंड g ऑफ x इज 2x प्लस वन। और सेट ए डिफाइन किया सबसे पहले, एक ही सेट रहना चाहिए, सेट ए इज 1 2 3। तो देखो मेरे पास ए की वैल्यूज है, क्या है 1 2 3। ये ए की वैल्यूज मैं कौन से फंक्शन को दूंगा, फंक्शन एफ को। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सेट बी मिलना चाहिए। तो एक एक से वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। जब मैंने x की जगह 1 रखा, 1 प्लस वन इज 2। x की जगह 2 रखा, 2 प्लस वन इज 3। x की जगह 3 रखा, 3 प्लस वन इज 4। अब जो सेट बी फॉर्म हो गया, वो सेट बी आपको किसे देना है, फंक्शन जी को देना है। तो उससे आपको सेट सी मिलेगा। अब क्या करो, इस जी फंक्शन में ये बी सेट के वैल्यूज पुट कर दो। तो x की जगह 2 रखो पहले। तो 2 इंटू टू प्लस वन, 4 प्लस वन इज 5। 3 इंटू टू प्लस वन इज 7। 4 इंटू टू प्लस वन इज 9। ठीक है, तो फंक्शन सी, सॉरी सेट सी फॉर्म हो गया। तो हमने क्या किया, पहले ए से बी गए फंक्शन एफ से, और बी से सी गए फंक्शन जी से। अब आपको क्या करना है, ऐसा फंक्शन फॉर्म करना है जो इनपुट वैल्यू क्या लेगा 1 और आउटपुट डायरेक्ट क्या देगा 5। 2 से डायरेक्ट 7 और 3 से डायरेक्ट 9। अब वो कैसे करना है देख लो। आपने कॉम्पोजिट को डिनोट किससे किया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से। आपका जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो है एक्स प्लस वन, और जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो 2x प्लस वन। अभी आपको फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना मतलब जी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को पुट करना। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना मतलब क्या होता है कि जी फंक्शन में एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स पुट करना। तो अपना जी जो फंक्शन है वो क्या है, 2x प्लस वन है। तो इस 2x प्लस वन में x के जगह एफ ऑफ एक्स पुट करो। तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस वन। बट एफ ऑफ एक्स कोई वेरिएबल नहीं, ये एक फंक्शन है। क्या है वो फंक्शन, एक्स प्लस वन है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस वन। तो अगर मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया तो क्या था, 2x प्लस टू प्लस वन मीन्स वॉट, 2x प्लस थ्री। तो ये मेरा बन गया कॉम्पोजिट फंक्शन। अब आप क्या करो, सेट ए के वैल्यूज जो 1 2 3 है वो इस फंक्शन में पुट करके देखो। कौन से फंक्शन में पुट करना है, 2x प्लस थ्री में। जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो 2 इंटू वन प्लस थ्री, देखो 2 इंटू वन प्लस थ्री कितना रहा 5। 1 से डायरेक्ट 5 मिला क्या, x की जगह 2 पुट करो। 2 इंटू टू प्लस थ्री 7। 2 से डायरेक्ट 7 मिल गया। फिर x की जगह 3 पुट करो। 2 इंटू थ्री प्लस थ्री इज वॉट 9। 3 से डायरेक्ट 9 आ गए। तो ये आपका हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया कॉम्पोजिट क्या होता है। कॉम्पोजिट का मीनिंग है फंक्शन ऑफ फंक्शन। फॉर्म कैसे करना है, अगर आपको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो जी फंक्शन में जहां पर भी x दिखेगा उस x को रिप्लेस करना होगा एफ ऑफ एक्स से। तो जी फंक्शन आपका क्या है, 2x प्लस वन है। तो x की जगह क्या करना होगा आपको, एफ ऑफ एक्स पुट करना होगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, x जहां पर था वहां पे एफ ऑफ एक्स लिख दिया, और बाद में एफ ऑफ एक्स को उसके ओरिजिनल फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस वन है। तो 2 इंटू एक्स प्लस वन सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। समझ में आ गया। तो जब इसकी प्रैक्टिस होगी आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट फंक्शन है इनवर्स फंक्शन। जैसे इनवर्स रिलेशन था वैसे ही इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स रिलेशन में आपने क्या किया था, रिलेशन का एग्जैक्ट उल्टा किया था। तो वैसे ही यहाँ फंक्शन को उल्टा करना है। अगर कोई भी फंक्शन है जो डिफाइन है ए टू बी पे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो अगर कोई ऐसा फंक्शन होगा जो बी टू ए है उस फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स, और उसे हम डिनोट करते हैं एफ रेस टू माइनस वन से, मीन्स इनवर्स फंक्शन है। तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी है तो इसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ बी टू ए। इनपुट से आउटपुट जाना नॉर्मल फंक्शन है, बट आउटपुट से इनपुट जाना वो इनवर्स फंक्शन है। अगर कोई सेट ए है जो 1 2 3 4 के लिए आपको वैल्यूज दे रहा है 1 4 9 16, पहले आपके पास सेट ए था, आपने सेट बी फॉर्म किया, ये हो गया आपका नॉर्मल फंक्शन जिसे हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से। बट अगर आपके पास कोई उल्टे वैल्यूज है, जैसे सेट बी है और आपको सेट ए फॉर्म करना है, तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब उसको यूज कैसे करना है, मतलब इसको
सॉल्व कैसे करना है, देखो कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज 2x प्लस 1। मेरे पास x के एक ही कुछ x के कुछ वैल्यूज है, x के वैल्यूज है 1 2 3। मुझे ये बताओ कि जब मैंने x के वैल्यूज इस फंक्शन में पुट किए तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। x की जगह 1 रखा तो 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज 3। x की जगह 2 रखा तो 5, x की जगह 3 रखा तो 7। अब इनवर्स में क्या करना होगा आपको, देखो नॉर्मल में आपने क्या किया, इनपुट वैल्यूज से आउटपुट वैल्यूज तक गए। इनवर्स में क्या करना है, आउटपुट वैल्यूज से इनपुट वैल्यूज तक जाना है। मतलब आपको 3 5 7 से क्या लाना है, 1 2 3। तो लाने के लिए क्या करना होगा, देखो इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब इनवर्स फंक्शन फाइंड करना, मतलब क्या है कि x को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। इनवर्स फंक्शन फाइंड करना मींस क्या करना है, x को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। तो उसे करना कैसे, x को फाइंड करो। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 को लेफ्ट साइड में लेंगे तो f ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू आएगा 2x। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2। तो मेरा एक फंक्शन बन गया x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 2। अब देखो f ऑफ x की एक एक वैल्यू यहाँ पुट करो। जब मैंने x की जगह 3 पुट किया, f ऑफ x की जगह 3 पुट किया, 3 माइनस 1 बाई 2 इज 2 बाई 2 इज वॉट, आया क्या 3 से 1। फिर f ऑफ x की जगह 5 रखो, 5 माइनस 1 बाई 2 इज 4 बाई 2, आया 5 से 2। और अगर मैं 7 पुट करूंगा तो 7 माइनस 1 बाई 2 इज वॉट, 6 बाई 2 मीन्स वॉट 3। तो अगर कोई फंक्शन इनपुट वैल्यू सॉरी आउटपुट वैल्यू से इनपुट वैल्यूज तक आपको लेके जा रहा है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, और उसे हम डिनोट करते हैं f रेज टू माइनस 1 से। तो x को रिप्लेस करो f इनवर्स ऑफ x से और f ऑफ x को रिप्लेस करो x से, क्योंकि जो भी इनपुट वैल्यूज होते हैं उसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल से, और जो भी आउटपुट वैल्यूज होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन से। क्लियर है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे बोलो, जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो अपना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है।